हेलो एवरीवन, कैसे हो? फाइन। बस सब घर पे रहे और स्टडी करते रहे, ठीक है ना। और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की आज्ञा का पालन करें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें बहुत सारी टॉपिक है और जिनमें से दो टॉपिक आज हम एक ही वीडियो में एक साथ करने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में आज हम पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ लेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी इसी वीडियो के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मेनली 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक इसमें इंक्लूड होते हैं, बट हम इसमें से ओनली 2 टॉपिक ही पढ़ेंगे जो हमें नेसेसरी है। नंबर 1 कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स और नंबर 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो आज हम ये 2 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आराम से हम पढ़ सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं और क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो आज हम पढ़ेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या है? द कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम्स। जो अलग अलग ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, कंपेयर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये टू और मोर, देखो आगे लिखा हुआ है इसमें, The elements of financial position are so in a comparative form so as to give an idea of financial position at 2 or more periods। ये 2 ईयर या उससे ज़्यादा ईयर के लिए हम इसे कंपेयर स्टेटमेंट को बना सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट समझ में आया? जो अलग अलग डिफरेंस ईयर को हम कंपेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का पता कर सकते हैं। इसके लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो होता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। अब बात करते हैं हम हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। तो हम बात करते हैं कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट्स। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स कैन बी प्रीपेड इन 2 फॉर्म्स। इसकी 2 फॉर्म्स होती है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट फर्स्ट और सेकंड कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। तो जो हमें बैलेंस शीट गिवन होती है उसकी भी हम कंपेरेटिव बना सकते हैं और इनकम स्टेटमेंट्स की भी हम कंपेरेटिव बना सकते हैं। तो इसके कितने टाइप्स हो गए? 2। नंबर 1 कंपेरेटिव बैलेंस शीट्स और नंबर 2 कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट से जो कंपेयर बनेगा वो कंपेरेटिव बैलेंस शीट कहलाया जाएगा, और जो हम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट से बनाएंगे वो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम उसे कह सकते हैं। दैट इज़ क्लियर। तो कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट 2 टाइप्स का ये होता है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपेरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट पढ़ेंगे कंपेरेटिव बैलेंस शीट का। ये आपके सामने इसका फॉर्मेट है, आप आसानी से इसे नोट डाउन कर सकते हैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट का। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या होता है? जैसे क्वेश्चन गिवन होगा कंपेरेटिव बैलेंस शीट का, तो हम आसानी से कंपेरेटिव बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन दिया होगा डिक्टो में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? एक दूसरे वे में भी इसका फॉर्मेट है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। इसमें क्लियरली हो रहा है आसानी से कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है सेम एज ही लिखा हुआ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। क्वेश्चन में डिक्टो ऐसी कैसी लिखना होता है, बट डिफरेंस क्या है? जब हम आंसर लिखते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, तो क्या चेंज होता है? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीवियस ईयर और उसे हम लिखेंगे हमेशा ए। प्रीवियस ईयर को क्या मानेंगे हम इसमें? ए। आफ्टर डैट होगा इसमें करंट ईयर, उसे लिखेंगे हम बी। करंट ईयर को क्या लिखेंगे इसमें? बी। आफ्टर डैट इसमें हम निकालेंगे सी, और सी होता है चेंज, ए और बी का जो चेंज होता है। तो सी इक्वल टू होता है बी माइनस के ए, हमेशा बी माइनस के ए। उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन है, आप देख सकते हैं, सी अपॉन में ए और मल्टीप्लाई में 100। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले प्रीवियस ईयर को मानेंगे ए, 2 ईयर गिवन होंगे क्वेश्चन में हमेशा।
करंट ईयर को मानेंगे बी, और सी इज इक्वल टू बी माइनस के ए, और परसेंटेज निकालने के लिए सी अपॉन में ए और मल्टीप्लाई में 100। ये था कंपेरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं कंपेरेटिव इनकम। तो इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। कंपेरेटिव बैलेंस शीट का आपने देख लिया, अब कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट का, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट ऑफ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स, और इनकम स्टेटमेंट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का। बैलेंस शीट के फॉर्मेट से अलग होता है, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट वाले को तो डिक्टो हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें इसके फॉर्म हमें लर्न होना चाहिए। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड अदर इनकम, थर्ड टोटल रिवेन्यू, और टोटल रिवेन्यू क्या होता है, फर्स्ट प्लस सेकंड। फोर्थ होता है एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आफ्टर डैट टोटल एक्सपेंसेस, जितना भी फोर्थ का टोटल आया होगा। और फिफ्थ पॉइंट निकालते हैं थर्ड माइनस के फोर्थ। थर्ड वाले टॉपिक में से फोर्थ वाले को सारा माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फिफ्थ, और फिफ्थ वाले में से हम माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स। उसके बाद होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट सबको लर्न होना चाहिए। उसके बाद आप कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो आप मेनली यहाँ से देख सकते हैं कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मेट इसलिए दिखा रहा हूँ तो फॉर्मेट वही है, पर देखो ऊपर प्रीवियस ईयर को हम लिखेंगे ए, करंट ईयर को लिखेंगे हम बी, क्लियर, और सी इज इक्वल टू बी माइनस के ए। सेम वही कंडीशन है जैसे हमने कंपेरेटिव बैलेंस शीट में पढ़ा। और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में ए और मल्टीप्लाई में 100। और नीचे आप चेक भी कर सकते हो, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था ना, नेट सेल, तो नेट सेल इज इक्वल टू सेल माइनस के सेल रिटर्न, ये मैंने नोट डाउन में लिखा हुआ है। तो अब हमने पढ़ा फॉर्मेट ऑफ कंपेरेटिव बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब हम इसके कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये है प्रिपेयर ए कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले गिवन है सेल 2009 और 2010, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर टैक्स। और इससे हमें बनाना है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट्स। जैसे बैलेंस शीट को हम सेम टू सेम लिख देते हैं, बट यहाँ पे हमें फॉर्मेट लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे, क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर सबसे पहले लिखते थे हम सेल्स। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, सेल, आफ्टर डैट लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक्सपेंसेस माइनस करते थे। उसके बाद हमें रिसीट होता था प्रॉफिट 2 लाख, और प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 75,000। ये रिसीट होगा हमें 1,25,000 रुपये, 1,25,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मैं सेल में से माइनस कर दूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या रिसीट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। अब मैं इसमें से टैक्स माइनस कर दूँ, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हमें रिसीट होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो मैंने आपको पहले फॉर्मेट बताया, आपको ऐसे ही लर्न होना चाहिए। अब ये करा कैसे ही देखिए। सबसे पहले मैंने आपको ए बताया था, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और उसके बाद डी। तो ए क्या है, ए हमारा था हमेशा प्रीवियस ईयर, तो 2009 लिख दिया हमने, उसकी अमाउंट लिख दी। देखो ये 2009 था और इसकी अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी 4 लाख। 4 लाख में से 2 लाख माइनस करा, 2 लाख बैलेंस बचा। फिर 75,000 माइनस करा, 1,25,000 बैलेंस हुआ। आफ्टर डैट 50,000 माइनस करा और 75,000 बैलेंस बचा। ये 2009 है और ये 2010 है। क्लियर, अमाउंट लिखी, फॉर्मेट लिखा और उसे सोल्व कर दिया। अब हमें इसका चेंज करना है। अब देख लेते हैं हम चेंज में, यानी कि सी पॉइंट और डी पॉइंट, 4 इसमें पॉइंट होते हैं। ए पॉइंट प्रीवियस ईयर, बी पॉइंट करंट ईयर, सी पॉइंट बी माइनस के ए। मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया था, क्या है, बी माइनस के ए। 5 लाख में से 4 लाख गए तो 1 लाख, 3 लाख में से 2 लाख गए 1 लाख, 2 लाख में से 2 लाख गए नील, यानी कि 0। आप देख सकते हैं ऐसे भी। तो इस टाइप से हमने माइनस कर दिया। जो अमाउंट प्लस में आया उसे प्लस में लिख दिया, और जो अमाउंट माइनस में आया उसे माइनस में लिख दिया या ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये बात याद रखना। अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज चेंज।
और परसेंटेज चेंज के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, सी अपॉन में ए और मल्टीप्लाई में 100। तो सी क्या हुआ हमारा 1,00,000, ए क्या हुआ 4,00,000 और मल्टीप्लाई में 100 तो इक्वल टू 25%। ऐसे सेकंड वाले का 1,00,000 ऊपर 2,00,000 नीचे मल्टीप्लाई में 100 50%। यहाँ पे नील आएगा क्योंकि माइनस करके कुछ भी नहीं बचा। 25,000 ऊपर 75,000 नीचे मल्टीप्लाई में 100 33.33%। यहाँ पे 25,000 ऊपर 125,000 नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई में 100 तो ये 20% माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि लेस करने के बाद माइनस में बचा था। 50,000 ऊपर 50,000 नीचे मल्टीप्लाई में 100 ये 30%। तो सिंपल सी याद रखना आपको, सी अपॉन में ए मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू होता है डी। इसी टाइप से आप ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन सोल्व है। मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व एक साथ ही ले लिया। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जो सेम टू सेम हमें लिख देना है ऐसी बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है बैलेंस शीट में, वहाँ तो हमें P&L में फॉर्मेट लर्न भी करना होता है। वहाँ लर्न होना चाहिए सबसे पहले सेल प्लस अदर रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इस टाइप से पूरा एक फॉर्मेट होता है, वो हमें लर्न होना चाहिए। पर अगर ये हमें फॉर्मेट लर्न नहीं भी है तो हम क्वेश्चन को डिक्टो ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं। बट अमाउंट लिखते समय याद होना चाहिए, सबसे पहले हम अमाउंट लिखेंगे ए और फिर बी, और ए होता है हमारा प्रीवियस ईयर और बी होता है हमारा करंट ईयर। क्लियर, ये हमने अमाउंट लिख दी और ये हमारा फॉर्मेट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब इसकी अमाउंट लिखने के बाद ए की अमाउंट लिख दी और बी की। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लिखेंगे सी, और सी इज इक्वल टू हमारा होता है क्या, बी माइनस ए। इस सब माइनस करने के बाद रिसीव हुआ 50,000 30,000 40,000 1,20,000। इसी टाइप से हमने ये रिसीव कर लिया, कोई प्रॉब्लम। सेम जैसे हमने अभी पीछे करा था, ए लिख लिया बी लिख लिया, सी इज इक्वल टू होता है बी माइनस के ए। क्लियर, और ए और बी मैं आपको बता चुका हूँ ए क्या होता है और बी क्या होता है। अब निकालेंगे हम डी यानी कि परसेंटेज चेंज, और जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए मल्टीप्लाई में 100। तो सी इसमें वो है, पहले वाले का देखते हैं, 50,000 ऊपर रखोगे 2,00,000 रुपये नीचे अपॉन में बेस ईयर हो गया और मल्टीप्लाई में 100 यानी कि 25%। सेकंड वाले का कुछ नहीं आएगा क्योंकि माइनस करने के बाद नील बचा था। थर्ड वाले का 100%, फोर्थ वाले का 200%, 40%, 50%, 50%, 100%, माइनस के 40%। माइनस में आया तो आंसर भी माइनस में आएगा, और नीचे 40%। तो इसी टाइप से हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने पढ़ा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें दो स्टेटमेंट थे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी कि P&L। अब हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। मैंने कहा था ना एक ही क्लास में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक था कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट और सेकंड टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट कितने टाइप्स का होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, ये अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट, द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आर शो इन एनालिटिकल परसेंटेज। ये क्या होता है, परसेंटेज पे एनालाइज होता है। द फिगर आर शो एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स। द टोटल एसेट्स आर टेकन एज 100। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो परसेंटेज निकलती है ना, फाइंड होती है, वो 100% पे होती है। और हमेशा यहाँ पे टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़ और सेल्स हमेशा 100% ही होती है। ये बात याद रखना, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। डिफरेंस एसेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल, सिमिलरली वेरियस लायबिलिटी आर टेकन एज ए पार्ट ऑफ टोटल लायबिलिटीज़। तो ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, हर ईयर का अलग अलग फाइंड होता है परसेंटेज। कंपैरेटिव में सबका कंपेयर करते थे, दोनों ईयर का जो निकलता था, जो फाइंड होता था उसका परसेंटेज निकालते थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, बट यहाँ पे हर ईयर का अलग अलग फाइंड करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। बस यही डिफरेंस है सबसे बड़ा कंपैरेटिव बैलेंस शीट में और कॉमन साइज बैलेंस शीट में। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में
दोनों का डिफरेंस करके परसेंटेज निकालते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, हर ईयर का अलग अलग डिफाइन होगा। अब हम बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर इन टू फॉर्म्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 टाइप के थे, ऐसी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी 2 टाइप के ही है। नंबर 1 कॉमन साइज बैलेंस शीट और नंबर 2 कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। मतलब बैलेंस शीट का हम कंपेरेटिव भी निकाल सकते हैं और बैलेंस शीट का हम कॉमन साइज भी निकाल सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट का कंपेयर भी कर सकते हैं और इनकम स्टेटमेंट्स का कॉमन साइज भी। बस डिफरेंस आपको लर्न होना चाहिए, कंपेरेटिव में दोनों का डिफरेंस करके निकालते हैं और कॉमन साइज में दोनों का अलग अलग फाइंड करेंगे। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कॉमन साइज बैलेंस। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट से पहले हम थोड़ी सी इसके ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। 2 मेनली ऑब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 टू स्टडी द चेंज इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। नंबर 2 टू स्टडी द ट्रेंड ऑफ डिफरेंस आइटम ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये 2 डिफरेंस मैंने इसलिए बताए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कॉमन साइज बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या होता है, स्टडी करते हैं डिफरेंस आइटम की अलग अलग, दोनों ईयर का अलग अलग डिफाइन करेंगे और सबसे बड़ी बात इंडिविजुअली निकालेंगे, सबका अलग अलग इंडिविजुअल हम इसमें क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर्मेट। तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट, मैंने आपको बताया था पहले भी कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम टू सेम होता है। देखो बिल्कुल सेम है, बट फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज और कंपेरेटिव, मतलब कॉमन निकालना और कंपेयर निकालना अलग अलग होता है। देखो फॉर्मेट सेम है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, उसके हेडिंग और सब हेड है, एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स और सब हेड है। अब सबसे पहले देखो बात होती है प्रीवियस ईयर। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है आपको, प्रीवियस ईयर, उसके बाद क्या लिखना, करंट ईयर। बट यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकालना। क्या डिफरेंस है इसमें, आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकालना। दोनों ईयर का परसेंटेज अलग अलग फाइंड हमें करना है, सेपरेटली फाइंड करना है। आप इससे भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं आपको दोनों फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ लेंगे इनके क्वेश्चन। तो फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, अब इसका सबसे पहले हम फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट आपके सामने है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। याद रखना, जो P&L इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट वही लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस के इनकम टैक्स आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये फॉर्मेट जब आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन होता है, उसे मैं डिक्टो लिख सकता हूँ, बट इसका फॉर्मेट हमें लर्न होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। 2012 2013 सबसे पहले ये लिखूँगा प्रीवियस ईयर, उसके बाद लिखूँगा आफ्टर डैट करंट ईयर, और उसके बाद इसमें हमें क्या करना, ये तो ये हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है ना, वो मैंने आपको फॉर्मेट थोड़ा गलत बता दिया था, ये देख लीजिए थोड़ा चेंज हो गया था। फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो हम पढ़ चुके हैं, वो रिपीट हो गया था। अब देख लेते हैं, ये आपके सामने फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस है। इसका फॉर्मेट आपके सामने गिवन है, कोई बात नहीं, कंपैरेटिव हो या ये हो, फॉर्मेट सेम होगा, बट करने का तरीका चेंज होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू से एक बार आप पढ़ लेना ध्यान से, ये पूरा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट दोनों में सेम रहना है, चाहे कॉमन साइज स्टेटमेंट हो चाहे कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो, बट क्वेश्चन करने का तरीका चेंज हो जाता है। अब मैं बताता हूँ क्या। ये देखिए आपके सामने प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकलेगी और यहाँ पे करंट ईयर की। और कंपैरेटिव में क्या होता था, कंपैरेटिव में दोनों का डिफरेंस करके परसेंटेज निकलती थी, बट यहाँ पे डिफरेंस ईयर की परसेंटेज निकलेगी। पहले ईयर की परसेंटेज पहले और सेकंड ईयर की परसेंटेज बाद में। क्लियर, ये पूरा फॉर्मेट आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं पूरा फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चन। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है पूरा डिक्टो, कॉमन साइज क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन, हम साइज बैलेंस शीट का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये एसेट्स, ये 2015 और 2014, इस प्रकार से आपको ये अमाउंट गिवन है। 2 ईयर गिवन है, इसका फॉर्मेट गिवन है। अब इसका हम आंसर करेंगे, और मैंने आपको बताया था, आंसर करने से पहले मैं बता देता हूँ, एक इसमें प्रीवियस ईयर होता है और एक इसमें करंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर 2014 है और करंट ईयर 2015 है, बट
कॉमन साइज में दोनों का परसेंटेज हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, याद रखना। वहाँ पे हम माइनस करके डिफाइन करते थे, बट यहाँ पे अलग अलग। अब इसका हम आंसर करते हैं। ये देखिए आपके सामने ये इसका आंसर है। सबसे पहले देखो, जो भी फॉर्मेट था डिक्टो ऐसी का ऐसी हमने लिख दिया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, एसेट्स, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख दिया। अमाउंट देखिए अब 2014-2015। सबसे पहले मैंने लिखा प्रीवियस ईयर, उसके बाद लिखा हमने करंट ईयर। अमाउंट सेम टू सेम लिख दी। 12 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख 50,000, 32 50,000, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 250 और इसका टोटल 3250। 2015 की अमाउंट भी सेम टू सेम लिख दी मैंने, देख लीजिए बिल्कुल सेम अमाउंट मैंने इसकी लिख दी। बस देखो क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस क्वेश्चन हमें डिक्टो लिखा। अब हमें निकालनी होती है सिर्फ परसेंटेज। और जब मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता रहा था तो वहाँ पे बताया गया था कि जो परसेंटेज हम निकालते हैं वो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज़ से निकालते हैं। मतलब अगर मुझे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज निकालनी है तो अपोन में रखनी पड़ेगी टोटल लायबिलिटीज़ या टोटल एसेट्स। तो देखो ये 12 लाख है, तो 12 लाख के नीचे रखोगे अपोन में 3250 और मल्टीप्लाई में 100। तो पहले वाले का आंसर क्या जाएगा 36.93। सेकंड वाले का 5 लाख अपोन में 3250 यानी कि 32,50,000। ये हमेशा टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज़ हमेशा नीचे रखनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15.38। आफ्टर डैट 5 लाख अपोन में 3250 मल्टीप्लाई में 100, इसका आ जाएगा 50.38। फोर्थ वाले का 30.38% और लास्ट वाले का था हमेशा 100%, क्योंकि इसमें टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज़ हमेशा 100% होती है। ऐसी एसेट्स में भी लिख तो ऐसी करेंगे हम, 10 लाख ऊपर और 3250 नीचे, 10 लाख ऊपर 32,50,000 नीचे, 10 लाख ऊपर, ऐसी सेम टू सेम इसकी परसेंटेज हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब ऐसी 2015 की परसेंटेज निकालनी है, यानी कि जिसकी भी परसेंटेज आपको निकालनी है वो अमाउंट ऊपर रखनी है और टोटल हमेशा नीचे रखना है। निकाल लीजिए, 15 लाख ऊपर, 41,50,000 नीचे, 41,50,000 नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 36.40%। नेक्स्ट 12%, उससे नेक्स्ट 40.46%, फिर 37.35%, फिर 100%, 36.40%, 36.40%, 24.10% और 3.62% और लास्ट में 100% ही होगा। मतलब जब भी हमें ये परसेंटेज निकालनी है टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स नीचे रखनी है। 2014 की अलग निकालनी है और 2015 की अलग हमें परसेंटेज निकालनी होती है। क्लियर। ये पूरा क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का। पहले आप इस क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए। यहाँ पे देखो कितना अच्छा प्रिंट आ रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं आसानी से। अमाउंट दिख रही होगी आपको, 12 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 1050, 3250, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 250, 3250। इसी टाइप से 2015 का 2014 का परसेंटेज लिखा हुआ है और 2015 का परसेंटेज आप नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से। क्लियर। अब आसानी से कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया, इसका क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब हम करेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का। 2 ईयर गिवन होते हैं, मैं आपको 1 ईयर का निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम अपोन में टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स लिखते थे, यहाँ पे अपोन में हमेशा क्या लिखना है, टोटल सेल यानी कि टोटल रिवेन्यू आपको नीचे रखना है। देखो सबसे पहले देखो 100% गिवन है, 3,50,000 के नीचे क्या रखोगे, 3,50,000 ही लिखने हैं क्योंकि टोटल रिवेन्यू ही इतना है और मल्टीप्लाई में 100 दिया जाएगा 100%। सेकंड वाला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,12,500 और अपोन में 3,15,000, 3,50,000 नीचे रखोगे और मल्टीप्लाई में 100। तो इसी टाइप से आप पूरा परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब हम 1-2 क्वेश्चन बड़े से करेंगे अभी, नोट डाउन कर लीजिए आप। 100%, 67%, 33%, 11%, 8%, 6%, 7%, 3%, 3%, 2%, ये जितनी भी अमाउंट है इनके नीचे आप टोटल सेल यानी कि टोटल रिवेन्यू जो ऊपर दिया हुआ है ये रखते चले जाइए और मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज हमें फाइंड हो जाएगी। क्लियर।
तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कॉमन साइज स्टेटमेंट का। ये क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड 2016 प्रीपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमें एक कॉमन साइज स्टेटमेंट इससे बनाना है। सबसे पहले क्या गिवन है देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और टैक्स रेट, ये चार चीज़ हमें गिवन है। ये 2015 की अमाउंट है और यहाँ पे 2014 और 15 की। क्लियर? एक 2015-16 की अमाउंट है और एक 2014-15 की। अब इस क्वेश्चन से हमें एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम आंसर पे चलते हैं। ये इसका आंसर है। पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूँ। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में अदर इनकम नहीं है, टोटल रिवेन्यू आ गया 20 लाख। एक्सपेंसेस जो भी होगा माइनस कर देंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 7 लाख, अदर एक्सपेंसेस 3 लाख और टोटल माइनस करने के बाद बचा इसमें 10 लाख। अब इसमें माइनस कर देंगे टैक्स, और टैक्स है 40%। तो 10 लाख का 40% कितना हुआ? 4 लाख। और यहाँ पे नीचे कितना बचा? रिसीव्ड हुआ 6 लाख। ये था 2014 और 2015 की अमाउंट, यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीवियस ईयर। क्लियर? अब बात करते हैं हम 2015 और 16 की। देख लीजिए अमाउंट 25 लाख। 25 लाख आ जाएगा क्योंकि अदर इनकम नहीं है। अब टोटल रिवेन्यू हमारा हो गया 25 लाख। उसके बाद लैक्स एक्सपेंसेस 10 लाख और 2 लाख, 12 लाख माइनस करा तो कितना बचा इसमें? 13 लाख। क्लियर? देख सकते हैं आप एक साथ पूरा। और 40% इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो 13 लाख का 40% बैठेगा इसमें 5,20,000, 5,20,000। और आफ्टर डैट 7,80,000। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लिया पूरा। मैंने कहा था ना कि कॉमन साइज बैलेंस शीट हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट में डिक्टो लिख देते हैं, बट इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें लर्न होना चाहिए। तो दोनों अमाउंट हमने लिख दी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब इसका हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। ये हमने इसका निकाल दिया परसेंटेज। सबसे पहले 100%। क्यों? क्योंकि जब भी हम कॉमन साइज बैलेंस शीट करेंगे तो अपोन में रखना है सेल, टोटल रिवेन्यू अपोन में रखनी है। तो टोटल रिवेन्यू कितनी थी? पहले वाले में 20 लाख, दूसरे वाले में 25 लाख। तो इसलिए पहले का 100% आ गया, सेकंड वाला भी 100%। थर्ड वाले की बात करते हैं। 7 लाख ऊपर, 20 लाख नीचे और मल्टीप्लाई में 100, 35%। 3 लाख ऊपर अपोन में 20 लाख, मल्टीप्लाई में 100, 50%। नेक्स्ट 50%, 20% और 30%। ऐसे 2015-16 में 100%, 100%, 40%, 8%, 52%, 20.8% और 31.2%। मतलब क्वेश्चन करने के लिए हमें टोटल रिवेन्यू मतलब टोटल सेल अपोन में रखनी पड़ेगी और ये इसका आंसर हमें रिसीव्ड हो जाएगा। क्लियर? ये आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे हमें क्या निकालनी है? एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, देख लीजिए आप। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, इसका पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अकॉर्ड इसमें है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, थर्ड पॉइंट करंट लायबिलिटीज और ट्रेड पेबल, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। क्लियर? अब इसके अमाउंट देख लीजिए। 2019 के अमाउंट गिवन है और 2018 के अमाउंट गिवन है। क्लियर? ये 2 ईयर की अमाउंट गिवन है और ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का। अब इससे हमें एक बनानी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और मैंने आपको बताया था चाहे कॉमन साइज बैलेंस शीट हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, बनाना बहुत ईजी है। प्रॉब्लम होती है इनकम स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमें डिक्टो लिखना, बिल्कुल डिक्टो ऐसी कैसी, बट 2018 के अमाउंट पहले लिखेंगे और 2019 के अमाउंट बाद में लिखेंगे। क्लियर? अब देख लेते हैं इसका आंसर। ये देखो बिल्कुल डिक्टो ऐसी कैसी हमने हेडिंग लिख दिया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। डिक्टो हमने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसके अमाउंट सबसे पहले 2018 के अमाउंट लिख दी, उसके बाद 2019 के अमाउंट। क्लियर यहाँ भी? अब हमें निकालना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट।
बस मैंने जैसा बताया था ऐसे करना है। सबसे पहले हमें इसका चेंज निकालना है कि कितना डिफरेंस है। 2018 को ए लिखना है, 2019 को बी लिखना है, और चेंज बी माइनस के ए। 3,50,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 50,000। 50,000 1 लाख, यहाँ पे माइनस के बचेंगे क्योंकि 1 लाख छोटा है, 2 लाख बड़ा है। 50,000 और इसी टाइप से हम माइनस करके इसका इनकी जो डिक्रीज लिख देंगे। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल देंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए मैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या बताया था, सी अपॉन में ए मल्टीप्लाई में 100। तो सी हमारा 50,000, ए हमारा 30,000 अपॉन में 3 लाख हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 60.67%। ऐसे सेकंड वाला 50,000 ऊपर, 3 लाख नीचे बेस ईयर, मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में 16.67। उसके बाद 50% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आया तो इसका आंसर भी माइनस में ही लिखा हुआ है। 1 लाख ऊपर, 2 लाख नीचे, मल्टीप्लाई में 100, तो ये 50% आएगा। आफ्टर डैट 50%, उसके बाद फिर 33.33%, फिर 33.33%, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर? एक बार पूरा देख लीजिए इस क्वेश्चन को आप। इसका आंसर, बैलेंस शीट बनाना बहुत ईजी है, चाहे वो कंपेरेटिव हो चाहे वो कॉमन साइज हो। क्यों? क्योंकि वो हमें डिक्टो लिखनी होती है। कंपेरेटिव में माइनस करके निकाल देते हैं, और कॉमन साइज में अलग अलग परसेंटेज निकालते हैं। बस ये आपको समझना है। क्लियर? तो आज हमने पढ़ा था टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके कुछ क्वेश्चन करे, फॉर्मेट पढ़े, और पूरा डिटेल में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप पूरा चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। तो आप अपने घर बैठकर स्टडी करते रहिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, और इस क्वेश्चन को आप एक साथ, पूरे चैप्टर को पूरा एक साथ कंप्लीट कर भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूँगा कि घर पे रहें, घर से बाहर ना निकले, और अपना स्टडी करते रहें। धन्यवाद।